तो कुछ ही टाइम पहले मैंने एबिगेल नाम की एक बहुत ही बेहतरीन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म को देखा है जो कि लिटरली मुझे काफी हद तक पसंद आया। एंड अगर आपको गलती से भी ड्रैकुला टाइप की मूवी देखना पसंद है तो लिटरली आपको ये मूवी किसी भी हालत में देखना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो चिंता मत करो, आप इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ डिटेल में समझ जाओगे। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। लेकिन मेरे पास कोई इंट्रो नहीं है तो हम बिना इंट्रो की मूवी शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक एबिगेल नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बैली डांस करने की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक आलीशान गाड़ी आती है जिसके अंदर कुछ बॉडीगार्ड होते हैं जो कि एबिगेल को वापस घर ले जाने के लिए आए थे। लेकिन वहीं पर हम 6 किडनैपर्स को देखते हैं जो कि एबिगेल को किडनैप करने के लिए फुल प्लान बना कर आए थे। और ये लोग बहुत ही आसानी से एबिगेल के घर में घुस जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एबिगेल और उसके बॉडीगार्ड के अलावा ज्यादा लोग नहीं थे। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ये लोग बहुत ही आसानी से एबिगेल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग एबिगेल को लेकर वहाँ से निकल पाते, वहाँ पर एबिगेल के डैड की कार आती है जिसे देखकर ये लोग थोड़ा सा घबरा गए थे। लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद ये सब एक बड़े से मैंशन के पास रुकते हैं जहाँ पर एक लैम्बर्ट नाम का आदमी इन सभी का इंतजार कर रहा था। और लैम्बर्ट ने यहाँ पर एबिगेल को किडनैप करवाया था क्योंकि लैम्बर्ट का यहाँ पर सिंपल सा प्लान था कि वो एबिगेल के अमीर डैड से सीधा 100 मिलियन की मांग करेंगे और पैसे मिलते ही ये लोग आपस में पैसे बांट कर यहाँ से निकलने वाले थे। लेकिन लैम्बर्ट तब तक इन सबको समझाता है कि जब तक पैसे नहीं मिल जाते एबिगेल को अच्छे से बांध कर रखना। लेकिन साथ ही में लैम्बर्ट ने इन सभी का फोन भी ले लिया था क्योंकि लैम्बर्ट को शक होता है कि अगर पुलिस ने गलती से भी इन सभी में से किसी का फोन ट्रैक कर लिया तो लैम्बर्ट का बना बनाया प्लान पूरी तरीके से फेल हो सकता था। दैट्स वाई रीजन कि लैम्बर्ट ने सबके फोन ले लिए। लेकिन साथ ही में लैम्बर्ट ने इन सबको ये भी कहा था कि यहाँ पर कोई भी अपना असली नाम या फिर पता यूज नहीं करेगा ताकि अगर इनमें से कोई भी एक पकड़ा जाता है तो बाकी 5 तो कम से कम बच सकते थे। तो सबसे पहले मैं आपको इन 6 कैरेक्टर्स के नकली नाम बता देता हूँ, जिसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आखिर ये कैरेक्टर्स क्या काम करने में बेस्ट है। तो पहले नंबर पर आती है जोई, जो कि काफी स्मार्ट गर्ल है और ये जो भी काम करती है काफी सोच समझ के करती है। और दूसरे नंबर पर आता है फ्रैंक, जो कि काइंड ऑफ इन सभी का बॉस भी है और ये आदमी काफी चालू पर्सेंट है। और तीसरे नंबर पर आती है सैमी, जो कि काफी स्मार्ट हैकर है। और चौथे नंबर पर आता है पीटर, जो कि एक मसल मैन है और वो आजकल अपनी शक्तियों का बहुत ही गलत इस्तेमाल करता है। और 5वें नंबर पर आता है डीन, जो कि एक अच्छा ड्राइवर है। और 6ठे नंबर पर आता है रिकल, जो कि एक अच्छा स्नाइपर है। खैर बैक टू द स्टोरी, लैम्बर्ट ने यहाँ पर सबको सारा काम समझा दिया था, लेकिन लैम्बर्ट ने यहाँ पर किसी को ये नहीं बताया था कि एबिगेल एक्चुअली में किसकी बेटी है। लेकिन पूछने के बाद भी लैम्बर्ट इन सबको कुछ खास तो नहीं बताता है, लेकिन वो जाने से पहले इन सबको गुड लक बोल के जाता है। खैर अब ये लोग काफी बोर हो रहे थे, इसीलिए ये सब मिलकर एक छोटा सा गेम खेलते हैं जिसके अंदर ये गेस करना होता है कि कौन पहले किस टाइप का आदमी था या फिर वो पहले क्या काम करता था। और गेस करने का काम यहाँ पर जोई को मिलता है क्योंकि जोई किसी का भी चेहरा देखकर ये बता देती है कि वो आदमी एक्चुअली में किस पर्सनैलिटी का है या फिर पहले था। तो सबसे पहले जोई फ्रैंक के बारे में बोलती है कि तुम पहले पुलिस के लिए काम करते थे लेकिन अपने गलत काम करने की वजह से वहाँ से निकाले गए। जिसके बाद वो सैमी के बारे में बोलती है कि तुम पहले से अमीर बाप की बेटी हो, ऊपर से तुमने कई सारे लोगों का अकाउंट खाली किया है लेकिन फिर भी तुम बस यहाँ पर मजे करने के लिए आई हो। खैर बाकी 3 के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे कि पहला ड्राइवर, दूसरा स्नाइपर और तीसरा हमारा फेवरेट मसल मैन। खैर जोई ने यहाँ पर जो कुछ भी गेस किया था उसने सबके बारे में बिल्कुल सही गेस किया था। लेकिन तभी फ्रैंक बोलता है कि तुमने तो हमारे बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं भी एक अनुभव पुलिस वाला था, इसीलिए मैं ये तुम्हारी अच्छी बनावटी हालत को देखकर तुम्हारे बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। एंड इसी के साथ फ्रैंक बोलता है कि तुम एक सिंगल मदर हो जिसके पास एक 10 से 11 साल का बेटा है जिसे तुमने अपने पति के पास छोड़ दिया है क्योंकि तुम पहले एक ड्रग एडिक्ट थी। एंड सरप्राइजिंगली फ्रैंक ने यहाँ पर जोई के बारे में जो कुछ भी कहा था वो बातें बिल्कुल सच होता है। और सच कहूँ तो यहाँ पर जोई इसीलिए आई थी ताकि वो अपने ड्रग लेने वाली गंदी आदत को सुधार सके, जिसके बाद उसे उसके बेटे की कस्टडी वापस मिल जाए। खैर जोई ये सब बातें सुनकर थोड़ी चिढ़ गई थी, इसीलिए वो वहाँ से ये बोलकर निकल जाती है कि मैं एबिगेल को देखने के लिए रूम में जा रही हूँ ताकि एबिगेल वहाँ से भागने की कोशिश ना कर पाए। खैर जोई रूम में आने के बाद एबिगेल के हाथ खोल देती है ताकि एबिगेल यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर पाए। और जोई ने यहाँ पर एबिगेल के साथ पिंकी प्रॉमिस किया था कि जब तक वो यहाँ पर है तब तक न वो उसे नुकसान पहुँचाएगी और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाने देगी। और आपस में बात करने के बाद इन दोनों के बीच में एक छोटा सा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन तभी एबिगेल बोलती है कि तुम बहुत अच्छी हो जोई, लेकिन मेरे डैड थोड़े अजीब टाइप के इंसान है और वो मुझसे उतना प्यार नहीं करते हैं जितना कि वो पहले करते थे। खैर अब ये सब बातें सुनने के बाद जोई रूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी एबिगेल उसे बताती है कि आज रात जो कुछ भी होगा उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होगा बहुत ही बुरा होगा। लेकिन एबिगेल के बातें सुनने के बाद जोई को ऐसा लगता है कि एबिगेल के डैड कोई खतरनाक आदमी है, इसलिए वो नीचे जाके सबको बोलते हैं कि कम से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हमने किसके बेटी को किडनैप किया है। अब जोई के बाद से एग्री करके फ्रैंक जबरदस्ती एबिगेल को बंदूक दिखाकर उसके डैड का नाम पूछता है, जिस पर डरते हुए एबिगेल ये बताती
बताती है कि मेरे डैड का नाम क्रिस्टोफ लजार है। और ये नाम सुनने के बाद फ्रैंक इतना ज्यादा डर गया था कि वो सीधा घर छोड़ के ही जाने लगता है। खैर, अब सभी लोग फ्रैंक से जाने का रीजन पूछते हैं तो फ्रैंक सबको बताता है कि हम लोगों ने खुद ही अपने मौत के कुएं में हाथ डाला है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर किसी और को नहीं बल्कि क्रिस्टोफ लजार की बेटी को किडनैप किया है। और ये नाम सुनने के बाद सभी लोग फ्रैंक जितना ही डर जाते हैं, क्योंकि सबको पता था क्रिस्टोफ लजार कौन है। तो असल में इन लोगों ने इस दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया था, जो कि थी एबिगेल। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि क्रिस्टोफ लजार का नाम सुनने के बाद ये लोग इतना डर क्यों रहे थे, तो चलो मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्रिस्टोफ लजार क्या चीज है। तो कुछ साल पहले क्रिस्टोफ लजार के अंडर काम करने वाले 3 पुलिस वालों ने क्रिस्टोफ लजार को धोखा देकर उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाले थे, लेकिन समहाउ क्रिस्टोफ लजार को ये पता चल गया था कि वो तीनों पुलिस वाले किसी तरीके से क्रिस्टोफ लजार को धोखा देने वाले थे। लेकिन शहर के मेयर को क्रिस्टोफ लजार को अरेस्ट करवाना था, इसीलिए वो इन तीनों पुलिस वाले को बचाना चाहते थे ताकि वो कल सुबह क्रिस्टोफ लजार के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे पाए। लेकिन मेयर को यहाँ पर अच्छे से पता था कि क्रिस्टोफ लजार रात में ही उन तीनों पुलिस वालों को जान से मारने की कोशिश करेगा, इसीलिए मेयर ने उन तीनों पुलिस वालों को बचाने के लिए यहाँ की सबसे महंगी होटल के टॉप फ्लोर में रखा था, जहाँ पर कम से कम 200 से भी ज्यादा पुलिस वाले उन तीनों पुलिस वाले के सेफ्टी के लिए थे। लेकिन जैसे सुबह रूम खोला जाता है तो मेयर को यहाँ पर काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि 200 पुलिस वाले होने के बाद भी किसी ने बहुत ही बेरहमी से उन तीनों पुलिस वालों को बहुत ही बेरहमी से किसी ने चीर फाड़ कर मार दिया था, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जंगली जानवर ने बहुत ही बेरहमी से इन तीनों को कच्चा ही खा लिया हो। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये होता है कि मेयर ने उन तीनों पुलिस वालों को एक ऐसे रूम में रखा था जिसके अंदर बस एक दरवाजा था और एक छोटी सी खिड़की, और रूम के बाहर कम से कम 200 से भी ज्यादा पुलिस वाले। लेकिन यहाँ पर मेन सवाल ये उठता है कि आखिर उन तीनों पुलिस वालों को मारा तो मारा किसने, क्योंकि रूम के अंदर चौथे आदमी के होने का कोई भी सबूत ही नहीं था। और ये सब कहानियां फ्रैंक इन सबको सुना रहा था, और आपको भी पता चल गया होगा कि क्रिस्टोफ लजार आखिर क्या चीज है। खैर, ये सब कहानी सुनने के बाद सभी लोग काफी डर गए थे, लेकिन वहीं पर हम डीन द ड्राइवर को देखते हैं, जो कि बेसमेंट में कुछ काम से गया था। लेकिन तभी अचानक से कोई चीज डीन के ऊपर हमला कर देता है, तो डीन यहाँ पर जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज ऊपर बैठी सैमी सुन लेती है। खैर, चिल्लाने की आवाज सुनकर सैमी बेसमेंट में चेक करने जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर डीन तो नहीं मिलता है, लेकिन उसे वहाँ पर डीन का कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देखने के बाद शी वॉज वेरी शॉक्ड। अब ये सब सिचुएशन देखने के बाद फ्रैंक और स्नाइपर काफी डर गए थे, इसीलिए वो दोनों यहाँ से बाहर जाने के बारे में प्लान बनाते हैं। लेकिन जब वो लोग गेट के पास जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से घर के सारी खिड़की और दरवाजे बुलेट प्रूफ तरीकों से बंद हो जाता है, जिसका मतलब था कि ये लोग पूरी तरीके से घर में फंस चुके थे। अब यहाँ का सिचुएशन देखने के बाद जोई सीधा एबिगेल के पास जाके पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर होने वाले अटैक्स के बारे में कुछ पता है, जिस पर एबिगेल बहुत ही स्मार्ट तरीके से जोई को बताती है कि मेरे डैड का सबसे खास आदमी तुम सबको मारने आ चुका है, जो कि किसी भी तरीके से तुम सबको मारे बिना यहाँ से नहीं जाएगा, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक है। अब एबिगेल की बातें सुनने के बाद जोई वहाँ से जा ही रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि रिकल द स्नाइपर को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था, जिसे देखने के बाद उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक है। इसीलिए जोई सीधा फ्रैंक के ऊपर गन पॉइंट करती है, लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है कि वो बच्ची तुमसे झूठ बोल रही है। लेकिन अब तक जोई को एबिगेल के बातों पर बहुत ही ज्यादा भरोसा हो गया था, क्योंकि एबिगेल ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से जोई को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया था। और ये लोग आपस में लड़ते हुए एबिगेल के रूम में कब पहुंच जाते हैं, इन सबको कुछ भी पता ही नहीं चलता है। लेकिन वहीं पर हम एबिगेल को देखते हैं, जो कि शांति से बैठी हुई थी, लेकिन वो अचानक से एक खतरनाक वैम्पायर में बदल के इन सब के ऊपर हमला कर देती है, जिसे देखकर फ्रैंक सीधा एबिगेल को शूट कर देता है। लेकिन याद रहे, फ्रैंक ने एबिगेल के सर में शूट किया था, लेकिन कुछ ही सेकंड में एबिगेल खुद को हील करके वापस इन सब के ऊपर हमला करती है। लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके एबिगेल को रूम में बंद करके वहां से निकल जाते हैं, और बाहर आने के बाद ये लोग एबिगेल के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, जिससे इनको ये पता चलता है कि एबिगेल लिटरली कम से कम 500 साल की है। और हाँ, इस टाइम जो मूवी के अंदर चल रहा था, इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने एबिगेल को किडनैप नहीं किया था, बल्कि एबिगेल ने इन्हें किडनैप कर लिया था। लेकिन फिर भी मसल मैन, फ्रैंक और सैमी मिलकर एबिगेल को मारने का प्लान बना रहे थे, लेकिन इनके प्लान से जोई बाहर निकल जाती है, क्योंकि जोई को यहाँ पर अच्छे से पता होता है कि जो वैम्पायर कम से कम 500 साल से जिंदा है, वो लोग इसे इतनी आसानी से तो मार नहीं सकते। और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही होता है। एबिगेल बहुत ही बुरी तरीके से इन तीनों को पीटती है, जैसे कि फ्रैंक जिस लकड़ी से एबिगेल को मारने के लिए जा रहा था, एबिगेल वो लकड़ी इसके पैर में ही घुसा देती है। खैर, ये तीनों तो अपने मिशन में पूरी तरीके से फेल हो गए थे, लेकिन जोई बोलती है कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है, हम लोग वही इंजेक्शन लगाकर एबिगेल को बेहोश कर देंगे जो हमने उसे किडनैप करते टाइम लगाया था।
और जोई का प्लान यहाँ पर काफी हद तक अच्छा था, क्योंकि जब ये लोग मूवी के स्टार्टिंग में एबिगेल को किडनैप करने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाए थे, तब एबिगेल वहाँ पर सच में बेहोश हो गई थी, ना कि वो सोने की एक्टिंग कर रही थी। मतलब माना कि ये लोग एबिगेल को मार नहीं सकते, पर साइंटिफिकली चीजों से ये लोग एबिगेल को बेहोश करके उसके बात तो मार सकते हैं। और यहाँ पर जोई का प्लान बिल्कुल सही तरीके से काम करता है, क्योंकि वो लोग जैसे तैसे करके एबिगेल को बेहोश करके उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। लेकिन इन्हीं भागा दौड़ी के बीच में एबिगेल ने सैमी के हाथ में काट लिया था, जिसका मतलब है सैमी भी शायद वैम्पायर में बदल जाएगी। खैर ये सब बातें होने के बाद एबिगेल बहुत ही स्टाइल वे में बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है? बल्कि नहीं, तुम सबको तो मैंने किडनैप करवाया, और तुम्हारा वो जो लैम्बर्ट बॉस है वो तो मेरे डैड के लिए काम करता है। और हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि एबिगेल इन सब के साथ ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि काइंड ऑफ इन लोगों ने किसी न किसी तरीके से एबिगेल के डैड के पैसे लूटे थे। जैसे कि एग्जांपल, सैमी यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट हैकर थी, इसीलिए उसने कई बार एबिगेल के डैड के अकाउंट को हैक करके उनके अकाउंट से कई सारे पैसे चुरा लिए थे, और बाकी सबने भी किसी न किसी तरीके से कभी न कभी एबिगेल के डैड को लूटा था। खैर एबिगेल ने यहाँ पर इन सब की गई गलती को इन्हें याद दिला दिया था, लेकिन तभी जो एबिगेल को बोलती है कि तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे डैड आजकल तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुमसे कभी बात नहीं करते, तुम्हारे पास नहीं आते, और तुम ये सब बस इसीलिए कर रही हो ताकि तुम्हारे डैड तुमसे प्यार करे, तुमसे बात करे। खैर एबिगेल जोई की बातों से सीधा सीधा मना कर देती है, लेकिन हम उसके चेहरे पर थोड़ा सा उदासीपन को देखते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि जोई ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा था वो आई थिंक सब कुछ सच था। अब इतना सब कुछ बोलने के बाद जोई सैमी और मसलमैन के साथ यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन वहीं पर हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि एबिगेल के ऊपर नजर रख रहा था। लेकिन तभी एबिगेल उसे बोलती है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का सही सलामत रास्ता बता दूंगी, लेकिन बदले में बाकी सभी इंसान को मार डालूंगी। अब फ्रैंक तो यहाँ पर घटिया किस्म का आदमी होता ही है, इसीलिए वो एबिगेल के साथ डील कर लेता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ तो मैं तुम्हें इस कैद से बाहर निकाल दूंगा, जिसके बाद तुम उन तीनों इंसानों को खा सकती हो। खैर एबिगेल यहाँ पर अपनी डील की पक्की थी, इसलिए वो डील के मुताबिक फ्रैंक को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता देती है, जो कि लाइब्रेरी के अंदर एक छुपा हुआ दरवाजा था। और वो छुपा हुआ दरवाजा कैसे खुलेगा, तो लाइब्रेरी के अंदर एंड देन देयर वर नन नाम की एक बुक थी, जिसे हटाने से लाइब्रेरी का सीक्रेट डोर खुल जाएगा। अब देखो एबिगेल ने यहाँ पर अपने वादे के मुताबिक फ्रैंक को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता दिया था, लेकिन फ्रैंक उसे धोखा देते हुए ये बोलता है कि तुम यहीं पर मरो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि फ्रैंक वहाँ से निकल पाता, एबिगेल एक ही झटके में केज को तोड़कर बाहर निकल जाती है, जो कि सीधा फ्रैंक के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले कि एबिगेल फ्रैंक को मार पाती, वहाँ पर जोई आकर एक दीवार को तोड़ देती है, जिससे वहाँ पर सनलाइट थोड़ा थोड़ा घर के अंदर आ जाता है। और वो जैसे ही सनलाइट एबिगेल के हाथों पर पड़ता है तो एबिगेल का हाथ किसी बॉम्ब के जैसे फट के उड़ जाता है। अब देखो, माना कि एबिगेल का हाथ बहुत ही बुरी तरीके से फट गया था, लेकिन उसका हाथ बहुत ही तेजी से रीजनरेट हो रहा था, जिसे देखकर ये लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर घर के अंदर सनलाइट आ रही थी। अब माना कि ये लोग अभी के लिए तो काइंड ऑफ एबिगेल से बच गए थे, लेकिन कभी तो शाम होगा जिसके बाद एबिगेल फिर से इनके ऊपर हमला करेगी। इसीलिए जो यहाँ पर एक प्लान बनाती है कि ये चारों दो दो के ग्रुप में बट के यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढेंगे। खैर अब ये लोग अपने प्लान पर काम कर रहे थे, लेकिन वहीं पर हम सैमी को देखते हैं, जिसका हाथ अपने आप ही ठीक हो जाता है, जिसे देखने के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि सैमी कम्प्लीटली एक वैम्पायर में बदल गई थी। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब बात ये होता है कि एबिगेल सैमी का दिमाग बहुत ही दूर से ही कंट्रोल कर पा रही थी, और एबिगेल के कहने पर सैमी ने यहाँ पर मसलमैन को भी मार दिया था, लेकिन वहीं पर जोई और फ्रैंक ये सब कांड को देख लिया था। लेकिन तभी सैमी इन दोनों के ऊपर हमला करती है, लेकिन जोई किसी तरीके से उसके ऊपर धूप का रिफ्लेक्शन डाल देती है, जिससे सैमी वहीं पर फटके मारी जाती है। खैर अब ये सब कांड होने के बाद ये लोग फाइनली एबिगेल के बताए गए रास्ते पर चलते हैं, मतलब एंड देन देयर वर नन नाम के बुक को हटाते हैं, जहाँ पर इन्हें लाइब्रेरी के अंदर कंट्रोल रूम तो मिल जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वहाँ पर लैम्बर्ट होता है, जो कि खुद भी एक वैम्पायर था। और यहाँ पर लैम्बर्ट इस मूवी का प्लॉट रिवील करता है, जो कि कुछ ऐसा होता है। तो मैक्सिमम 3 से 4 साल पहले एबिगेल ने लैम्बर्ट को भी एक वैम्पायर बना दिया था, जिसके बाद से ही लैम्बर्ट एबिगेल के लिए ही काम करता था। और लैम्बर्ट यहाँ पर हमेशा ऐसे लोगों को फंसाया करता था जो कि किसी न किसी तरीके से एबिगेल के डैड के साथ धोखाधड़ी किया था या फिर उसके पैसों के साथ छेड़छाड़ किया था। और इस मूवी के अंदर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर हम एक पूल के अंदर कम से कम 200-300 डेड बॉडी को देखते हैं, जिसे एबिगेल ने मारा था, क्योंकि उन लोगों ने किसी न किसी तरीके से एबिगेल के डैड को धोखा दिया था। खैर कहानी पर वापस आते हैं,
हैं जहाँ पर लैम्बर्ट ये सब काम कर करके काफी थक गया था, इसलिए वो यहाँ पर एबिगेल को ही मारने का प्लान बनाता है। क्योंकि लैम्बर्ट का यहाँ पर ऐसा मानना था कि अगर वो एबिगेल और उसके डैड को मार डालेंगे तो एबिगेल के डैड के पास जितने भी पैसे थे वो सारे लैम्बर्ट के हो जाएंगे, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से कहीं मजे से बिता पाएगा। और लैम्बर्ट ने यहाँ पर फ्रैंक को एक ऑप्शन दिया था कि अगर तुम मुझे एबिगेल को मारने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें पैसों का 50% दूंगा। और फ्रैंक भी यहाँ पर बहुत ही इजीली मान जाता है, जिसके बाद लैम्बर्ट उसे अपना खून पिलाकर एक वैम्पायर में बदल देता है ताकि वो दोनों मिलकर एबिगेल और उसके डैड को मार सके। लेकिन वैम्पायर बनने के बाद फ्रैंक एक लंबा सा स्टिक लेकर लैम्बर्ट के सीने में घुसा देता है, जिससे लैम्बर्ट वहीं पर किसी बॉम्ब के जैसे फटके मारा जाता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि फ्रैंक यहाँ पर काफी ज्यादा लालची हो गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अकेले ही एबिगेल और उसके डैड को मारकर उसके प्रॉपर्टी पर अकेले ही राज करेगा। और हाँ, वैम्पायर बनने के बाद फ्रैंक के शरीर में जितना भी चोट लगा था, मतलब स्टिक वगैरह घुसने का जो चोट लगा था, वो सब पूरी तरीके से ठीक हो गया था। जिसके बाद ये एबिगेल के पास जाके उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। और यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि एबिगेल जो अब तक सबके ऊपर भारी पड़ रही थी, वो फ्रैंक के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाती है, क्योंकि फ्रैंक यहाँ पर हाइट में काफी ज्यादा लंबा था, वहीं पर एबिगेल एक नॉर्मल टीनेजर लड़की के साइज में थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए फ्रैंक एबिगेल को बहुत ज्यादा पीटता है, क्योंकि फ्रैंक के मुकाबले एबिगेल अब थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ रही थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच में हम जोई को देखते हैं, जो कि छुप के अपने बेटे को फोन करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रैंक आता है, जो कि पहले तो जोई को बहुत ही ज्यादा पीटता है, लेकिन वो फाइनली जोई को काट के उसे एक वैम्पायर में बदल देता है। खैर, अब यहाँ पर ऐसा सीन बन गया था कि जोई फ्रैंक को मार नहीं पाती है, ऊपर से एबिगेल तो फ्रैंक से पहले ही हार चुकी थी। इसीलिए ये दोनों यहाँ पर आपस में डील करते हैं कि वो दोनों मिलकर फ्रैंक को मार देंगे, जिसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते से निकल जाएंगे। मतलब एबिगेल ने यहाँ पर जोई के साथ में डील किया था कि अगर तुम मुझे फ्रैंक को मारने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये होता है कि फ्रैंक ने जोई को काट कर एक वैम्पायर बनाया था, इसीलिए वो काइंड ऑफ किसी तरीके से जोई के माइंड को कंट्रोल कर पा रहा था। खैर, एज अ व्यूवर हमें भी ऐसा लगता है कि जोई फ्रैंक के कंट्रोल में है, लेकिन तभी अचानक से जोई फ्रैंक के ऊपर हमला करती है, लेकिन फ्रैंक किसी तरीके से खुद को बचा लेता है। लेकिन तभी एबिगेल फ्रैंक के ऊपर हंसते हुए बोलती है कि एक वैम्पायर को माइंड कंट्रोल करने के लिए कई सदियां लग जाती है, लेकिन तुम तो अभी अभी एक नौसिखिया वैम्पायर बने हो, तो खुद को ज्यादा ढेर शाना मत समझो। इतना बोलने के बाद ये दोनों किसी तरीके से फ्रैंक के सीने में एक लंबा चौड़ा स्टिक घुसा देते हैं, जिससे फ्रैंक वहीं पर किसी बॉम्ब के जैसे फटके मारा जाता है। खैर, एज अ व्यूवर हमें ऐसा लगता है कि एबिगेल जोई को मार डालेगी, लेकिन एबिगेल जोई को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि आउटडोर द मूवी हमने ऐसे कई सारे सीन देखे थे जहाँ पर जोई ने एबिगेल की मदद किया था, जब तक उसे ये नहीं पता था कि एबिगेल एक वैम्पायर है। और हाँ, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर वो सारे सीन तो नहीं दिखाए थे, लेकिन हाँ, जोई ने एबिगेल की मदद तो किया था। और ये रीजन भी हो सकता है कि एबिगेल जोई को यहाँ से जाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि इन सब के बीच में कहीं ना कहीं एबिगेल भी जोई को पसंद करने लग गई थी, जस्ट लाइक अ मॉम टाइप। मतलब होता है ना कि आपने मेरी थोड़ी सी मदद की, बदले में मैंने आपकी थोड़ी सी मदद की, तो हम दोनों के बीच में काइंड ऑफ एक छोटा सा बॉन्ड बन जाता है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ ऐसा रिश्ता बन गया था, और यही रीजन होता है कि एबिगेल जोई को यहाँ से जाने देना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि जोई वहाँ से निकल पाती, वहाँ पर एबिगेल के डैड क्रिस्टोफ लजार आते हैं, जो कि आते ही सीधा बोलते हैं कि आज का डिनर तो मैं तुमसे ही करूंगा। लेकिन एबिगेल बीच में आते हुए ये बोलती है कि डैड आप इसे नहीं मार सकते हैं, इसने मेरी जान बचाई है। खैर, पहले तो क्रिस्टोफ लजार नहीं मानता है, लेकिन अपने बेटी के चेहरे पर गुस्से को देखकर क्रिस्टोफ लजार जोई को बोलता है कि इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए तुम यहाँ से निकल लो। और जोई अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है, जिसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल तो होगा कि क्या जोई अभी तक एक वैम्पायर है या फिर वो एक नॉर्मल इंसान बन चुकी है। तो देखो, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि जोई एक नॉर्मल इंसान बन चुकी है, जिसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देता हूँ। तो आपको ये तो याद ही होगा कि जोई को वैम्पायर बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक था, लेकिन फ्रैंक को तो इन दोनों ने मार दिया था ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्रैंक ही नहीं है तो फ्रैंक का पावर कैसे होगा, और फ्रैंक का पावर ही नहीं है तो जोई एक वैम्पायर कैसे बनी रहेगी। तो पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि जोई एक नॉर्मल लड़की बन चुकी है, पर नॉट फॉर कंफर्म। मैं तो बस आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जोई आई थिंक नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके सवाल का रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है, जिस पर मैंने अब तक तो कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी उस चैनल पर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जो कि बेसिकली मूवी या फिर वेब सीरीज का रिव्यू होगा। मैं उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो जाकर चेक कर लीजिएगा प्लीज। आप लोग इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो। और हाँ, अब तक की सबसे जरूरी बात, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको
आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम से मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।